आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और पहली बातें जो अब हम आज से स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को सभी को बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बैठा लो। उसके बाद आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पर आपको उस टॉपिक की पूरी कमांड हो जाएगी। अब हमारे यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। हमारे पास हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन। और ये चैप्टर कहने को बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन कभी कभी आसान चैप्टर में भी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम फिजिकल केमिस्ट्री के कितने भी चैप्टर्स पढ़े उन सभी चैप्टर्स को हम 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, ताकि हमें एकदम अच्छे से याद आ जाए कि हमने किस पार्ट में किस पोर्शन को पढ़ा था, क्या उससे फॉर्मूले थे और क्या बातें वहां पर हम अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर मैं सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर की बात करता हूं तो यहां पर मैं इस चैप्टर को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला पोर्शन है डेफिनेशन रिलेटेड, है ना। डेफिनेशन रिलेटेड है, या फिर हम इसको सीधे कह सकते हैं जर्नल इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन ना कहकर हम इसको कह सकते हैं जर्नल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय कि आखिरकार इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसमें कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। ये कुछ बेसिक टर्म्स को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा पोर्शन होने वाला है वो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड होने वाला है, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी के बाद हमारे पास जो यहाँ पर इसका तीसरा पोर्शन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो वाला जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और यहाँ से रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और फाइनली जो एक लास्ट पोर्शन और बच जाता है जिसका नाम हम लोग कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसके 4 पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, जर्नल इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, जर्नल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉल्युबिलिटी है। और फिर हमारे पास इसका अगला पार्ट क्या है, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और फाइनली जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट है वो है हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर। तो टोटल 4 पार्ट्स आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवा देगा। अब आखिरकार इन पार्ट्स में क्या क्या होता है एक बार इसको भी समझ लेते हैं। अगर मैं इन पार्ट्स में बात करता हूं तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर है डेफिनेशन वाला पार्ट कि व्हाट इज सॉल्यूशन, कि आखिरकार सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी बातें करेंगे। डेफिनेशन के बाद जो अगला है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो टाइप्स भी अलग अलग बेसिस पर होते हैं, कंपोनेंट्स के बेसिस पर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से जहां पर जो स्टेट्स में होते हैं उस सब के, है ना, स्टेट के बेसिस पर कहलाते हैं, जैसे लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। तो टाइप्स हो गए। उसके बाद एक टर्म आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंपोनेंट्स, घटक कहते हैं इसको हिंदी में ना, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में आपने जनरली ये चीज तो सुनी होगी कि सॉल्यूट आखिरकार क्या होता है और सॉल्वेंट आखिरकार क्या होता है, क्योंकि इनके बिना तो सॉल्यूशन एकदम अधूरा है। सॉल्यूशन आखिरकार बनता ही है जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। हाँ, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में एक ही होता है, लेकिन सॉल्यूट बहुत ज्यादा वेरी कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस डिफाइन किए जाते हैं। कंपोनेंट्स के बाद अगली बात जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो सीखेंगे हम यहाँ पर साइन, कि आखिरकार कुछ साइन होंगे इंपॉर्टेंट। ये मेरा पढ़ाने का स्पेशल तरीका है जहाँ पर मैं अपने स्टाइल में पढ़ाऊंगा, अपने स्टाइल में सारी बातें बताऊंगा, तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी बना दूंगा। देखो यार, मुझे नहीं पता कि आपने पहले क्या सीख रखा है, क्या आपको आता है, लेकिन मैं इस मानकर चलने वाला हूं आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको बेसिक सर स्टार्ट करके एकदम बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो साइन हो चुका है, और फाइनली फिर हमारे पास आ जाता है एक लास्ट पोर्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन का मतलब डिफाइन करूंगा और कंसंट्रेशन के मतलब के बाद मैं आपको यहाँ पर टर्म से रिलेटेड बताऊंगा। अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो अपने 11th-12th क्लास के टाइम पे ये सब चीजें, तो यहाँ पर आप लोगों ने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm या फिर परसेंटेज, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सारी बातें आपने पहले यहाँ पर पढ़ रखी होंगी। इतनी बात हो चुकी है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है तो यही सब बातें हम कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या करेंगे, इकट्ठी करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म ही है जो आगे चल के इस टॉपिक को एक तरीके से जान दे देगा। आप कुछ भी बातें पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन टर्म की बातें हो रही होंगी। इतना समझ में आ चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पर दूसरा पोर्शन है वो है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। अब बात को जरा ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाहता हूं। जब मैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड बातें करूंगा तो यहाँ पर मैं 3 सॉल्युबिलिटी की बातें करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को डिफाइन भी करूंगा कि आखिरकार व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, या फिर मैं ऐसे पूछ सकता हूं व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी। आप सॉल्युबिलिटी से मतलब क्या समझते हो, क्या होता है उसका मतलब, तो वो बातें कर रहे होंगे। अब अगर मैं इस वाले में बात करता हूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ऐसे लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और इसके अंदर जो हम टॉपिक खत्म करेंगे वो खत्म करेंगे हेनरीज लॉ, है ना, हेनरीज लॉ। ये हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉ है जो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड खत्म करने वाले हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड सारी बातें पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। यही हमारे पास कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर इसके अंदर हम जो बातें खत्म करेंगे वो खत्म करेंगे राउल्ट्स लॉ, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, राउल्ट्स लॉ। और लास्ट में फाइनली हमारे पास एक आ जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हम यहां पर तीनों ही प्रकार की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे। अगर आप जरा ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां पर जो हमने सॉल्वेंट कंसीडर किया है, वैसे तो मैं बताऊंगा, तो यहां पर तीनों ही केसेस में क्या है, लिक्विड और यहां पर क्या है, लिक्विड। तीनों ही केसेस में क्या है, लिक्विड है आपके पास सॉल्वेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, जिसमें हम 2 इंपॉर्टेंट लॉस को कवर करेंगे। एक तो आपके पास हेनरीज लॉ है और एक आपके पास राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ को मैं 2 तरीके से डिफाइन करने वाला हूं। एक, सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं कि आखिरकार लिक्विड एंड लिक्विड का किस तरीके से राउल्ट्स लॉ की बात कर रहे होंगे, और जो मैं दूसरा डिफाइन करूंगा वो आपको मैं यहां पर डिफाइन करूंगा एक तरीके से सॉलिड एंड लिक्विड, ये वाली बातें होंगी। तो पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन। अब इसी के अंदर हम और थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। ये सारे टॉपिक हमारे इस पूरे सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक के अंदर कवर हो जाएंगे। अब अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो आखिरकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहला जो हम डील करेंगे वो डील करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग, बात को ध्यान से समझना। जब मैं सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। जब मैं आपको डिफाइन करूंगा कि आखिरकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार सर क्या हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो मतलब निकल रहा है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्ट सवाल आ जाता है, एकदम पूछ लिया जाता है कि बताइए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपका आंसर आएगा इस तरीके से, नहीं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो आपके पास अगला आएगा वो आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बात को जरा ध्यान से समझना और सुनना, बात को जरा ध्यान से समझना और सुनना। अगर मैं यहां पर बात करता हूं क्या बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अब वो कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर मैं अगली बात करता हूं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से मेरा वही सवाल
क्या फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो आप बोलोगे नहीं सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बोलिए, क्या आपको ये वाली बात इतनी सी समझ में आ चुकी है? यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी सभी लोगों को समझ में आ चुका है। अब अगर मैं लास्ट बात करता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो वो है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। वो है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल मैं इसमें बात करता हूं तो टोटल आपके पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये आपके पास तीसरा टॉपिक होता है सॉल्यूशन के अंदर। अब अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करता हूं, तो वो लास्ट टॉपिक आपके पास क्या होता है? वो लास्ट टॉपिक आपके पास होता है वॉन ऑफ फैक्टर, और यहां पर एक अलग ही दुनिया चल रही होती है सॉल्यूशन की। यहां पर एक अलग ही दुनिया होती है सॉल्यूशन की, उसको भी हम यहां पर बहुत जल्दी डील करेंगे, उसको भी हम यहां पर बहुत जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर की बात करता हूं, तो इसमें टोटल 4 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है, जहां पर आपको जो सीखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सीखना है कंसंट्रेशन टर्म्स। उसको सीखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपके पास सॉल्युबिलिटी आ जाती है, और सॉल्युबिलिटी में आपके पास मिली हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ के बारे में आप लोग जानना स्टार्ट करोगे। फिर आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम बहुत अच्छे से टाइम देके इस पे सारे सवाल करते हुए चलेंगे, और लास्ट में फिर आपके पास वॉट ऑफ फैक्टर आ जाता है, जहां पर एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेशंस किए जाते हैं। अब ये एबनॉर्मल शब्द किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है, ये सारी बातें हम वहां पर अच्छे से कर रहे होंगे। बोलिए, इतना आपको समझ में आ चुका है? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो अब हमारे पास सबसे पहली बात आ जाती है कि सर आखिरकार हमें डिफाइन करो कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। हमें सर ये बताओ कि आखिरकार हमारे पास सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि यदि आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन की तरफ जा रहे हो, परिभाषा की तरफ जा रहे हो, तो इससे पहले क्यों ना मैं आपको एक उदाहरण समझा दूं, और जैसे ही मैं आपको वो उदाहरण समझा दूंगा आप अपने आप समझ जाओगे कि सर वही इसकी डेफिनेशन है। बस क्लियर। और ये कोई नया टर्म नहीं है आप लोगों के लिए, ये एकदम आपकी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में आज से पहले यूज होता हुआ आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक गिलास पानी ले रहे हैं। यहां पर हमने क्या ले लिया, एक गिलास पानी ले लिया, ठीक है। ये आपके पास क्या है, यहां पर गिलास, और इस गिलास में पानी है। ध्यान रखना, पानी ही है और कुछ नहीं है। और जब इस गिलास में आपने पानी लिया तो आपने क्या किया, यहां से ऊपर से यहां पर इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी, है ना। 1 चम्मच चीनी यहां पर मिला दी, ठीक है। आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी जब मिला दी तो आपने क्या किया, यहां पर आपके पास 2 अलग अलग शुद्ध पदार्थ थे। आपने 2 अलग अलग शुद्ध पदार्थों का एक समांगी मिश्रण, एक होमोजेनस मिक्सचर बनाकर तैयार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके पास यहां पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, आपके पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट में क्या होगा, रिजल्टेंट में आपके पास यहां पर इस तरीके से पानी के अंदर चीनी भी होगी, मतलब मैं यहां लिख देता हूं पानी भी है और साथ साथ चीनी भी है, ठीक है। और पानी और चीनी का यहां पर कैसी 2 बातें समझ में आ रही हैं। सबसे पहली तो बात ये आ रही समझ में कि यहां पर 2 शुद्ध पदार्थ हैं, 2 प्योर सब्सटेंस हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझ में आ रहा है 2 प्योर सब्सटेंस हैं, और दूसरी बात हमें यह समझ में आ रही है कि वो दोनों ही जो प्योर सब्सटेंस हैं उन दोनों का होमोजेनस मिक्सचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों ही शुद्ध सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। मतलब इसी को मैं नाम दे दूंगा यहां पर सॉल्यूशन। अब अगर मैंने आपको ये उदाहरण समझाया, क्या आपको इस उदाहरण से एकदम अच्छे तरीके से ये समझ में आ चुका है कि सॉल्यूशन होता क्या है? तो हम यहां पर फाइनली सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, सॉल्यूशन इज अ, है ना, इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। Solution is a homogeneous mixture of
2 or more than 2 pure substances, more than 2 pure substances। बस इतनी सी बात है जो मुझे आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में समझानी है। तो यहां पर जो आपको बातों पर ध्यान देना है, सबसे पहली बात आपको होमोजेनस मिक्सचर पर ध्यान देना है। यह है आपके पास एक होमोजेनस मिक्सचर है और उसके बाद क्या है, आपके पास मिनिमम तो 2 है और 2 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब होमोजेनस की अगर मैं थोड़ी सी यहां पर आपसे बात कर लूं तो आप होमोजेनस से क्या समझते हो? यहां पर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। यहां पर क्या होती है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। मान लो अगर मैं एक और उदाहरण की बात करता हूं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बोले तो यदि आप उस एक गिलास पानी में जब आपने चीनी को डाला तो वो चीनी का जो एक तरीके से कह सकते हैं कोई भी परसेंटेज वगैरह आप निकालो तो आपको पूरे पानी में समान तरीके से देखने को मिलेगा, समान संगठन होगा, सभी दिशाओं में हर तरीके से वो वहां पर घुलती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं हुआ ऊपर की तरफ ज्यादा मीठा है, नीचे की तरफ खट्टा है। अगर आप उसको हल्का सा ऐसे कर लोगे, हल्का सा, उसके बाद वो पूरा समान तरीके से उसमें घुलित हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वहीं पर एक गिलास पानी में बालू डालता हूं, 1 चम्मच बालू, तो बालू क्या हो जाती है? नीचे सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन क्या मैं उस बालू के उस मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कह सकता हूं? मैं होमोजेनस मिक्सचर नहीं कह सकता, हेटेरोजेनस मिक्सचर कहूंगा, क्योंकि सर वहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, वहां पर तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। बात समझ में आ चुकी है? बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन हम अपने जो स्टार्टिंग करेंगे वो छोटी बातों से ही करेंगे। क्या पता यही आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम्स में। और हम हमेशा बेसिक से चीजें ज्यादा स्टार्ट करेंगे तो हमारा एक पढ़ने का इंटरेस्ट भी बना रहता है और सारी चीजें फिर धीमे धीमे अपने आप कवर हो जाया करती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको जो टच रहना है वो एनसीईआरटी के साथ थोड़ा सा टच में रहना है। मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी के साथ टच में क्यों रहना है? एक जो कुछ टर्म्स होंगे उनको भी आप वहां पर खोज लेना। अगर मान लो मैं किसी वजह से नहीं पढ़ा पाऊं, ऐसा तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दूंगा। और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स तो मस्ट हैं, उनको करना ही करना है, वहीं से आपकी एक बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है। अब अगला जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक आ रहा था वह आ रहा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करता हूं तो इसको हम 2 बेसिस पर कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, और एक मेरे पास टाइप हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। अगर मैं सबसे पहले कंपोनेंट के बेसिस पर आपसे बात करता हूं तो यहां पर एक टर्म आ चुका है कि सर कंपोनेंट आखिरकार क्या होता है, ये समझा दो, जिसको हिंदी में हम कहते हैं घटक। कंपोनेंट क्या होता है, या फिर हम इसी को कहते हैं अवयव। तो देखो, मैंने जब आपसे उदाहरण लिया, एक उदाहरण मैंने आपको जब समझाने के लिए लिया तो मैंने यही तो उदाहरण लिया कि आपने एक गिलास इस तरीके से पानी लिया और उस एक गिलास में आपने यहां पर पानी के अंदर क्या डाला, 1 चम्मच चीनी डाली। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूंगा, जो आपने पानी लिया ये भी आपके पास एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट का नाम होता है सॉल्वेंट। और जो आपने यहां पर चीनी ली ये भी आपके पास एक कंपोनेंट है और इसका नाम होता है सॉल्यूट। तो हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर जो भी आप 2 शुद्ध पदार्थ ले रहे हो या 2 से ज्यादा भी कभी लोगे तो उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। इसको जनरली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सब हम सीख लेंगे, लेकिन अब बात को समझना बहुत अच्छे से। मैंने इसको सॉल्वेंट क्यों बोला, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्यादा मात्रा में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सॉल्वेंट। और जो आपके पास अल्प मात्रा या फिर यूं कह सकते हो कम मात्रा में होता है उसी को हम कहते हैं सॉल्यूट।
तो हम यहां पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट शब्द आ गया तो हमें सबसे पहले कंपोनेंट को समझना पड़ेगा। तो मैंने कंपोनेंट को समझाने के लिए एक एग्जांपल फिर से उठाया और उस एग्जांपल में मैंने यहां पर पानी और चीनी ले लिया। जो पानी है वो ज्यादा मात्रा में था, तो जो ज्यादा मात्रा वाला कंपोनेंट होता है, घटक होता है, अवयव होता है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और जो कम मात्रा वाला होता है, अल्प मात्रा वाला होता है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो यहां से अब आपके दिमाग में पिक्चर डिफाइन हो जानी चाहिए कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं मेनली। अगर आप सबसे छोटे सॉल्यूशन की बात करते हो, एक सॉल्यूट होता है तो एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है। अब यहां पर आपको एक खास जानकारी मुझे समझानी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं, फालतू बातें कुछ करता भी नहीं हूं। यहीं पर मैं आपको अब एक खास जानकारी बताने जा रहा हूं, उस खास जानकारी को जरा ध्यान से सुनना। वो खास जानकारी क्या है? अब आपके दिमाग में एकदम पिक्चर फिट बैठ चुकी है कि सर जो ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं एक छोटा सा आपसे उदाहरण लूं, एग्जांपल लूं कि आपके पास 222 ग्राम एथाइलिन एल्कोहल है, एथाइलिन ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल को 200 ग्राम जल में मिलाया गया। बात को समझना, जो आपको समझ में आया है वही बताना और कुछ नहीं। मिलाया गया है तो आपको यहां पर दो बातें बतानी है कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है और इसमें सॉल्वेंट कौन सा है। बस अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दोगे तो आप समझ जाइए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त हो चुकी है बेसिक लेवल पर। ठीक है, तो टॉपिक में हमने कहां से स्टार्ट किया? डेफिनेशन से स्टार्ट किया, सॉल्यूशन की क्लियर हो चुकी है। फिर हम अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आ चुके हैं, जिसमें हमें सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट पढ़ना है। तो हम थोड़ा कंपोनेंट वाले शब्द को बात कर रहे हैं, ये बातें समझ में आ रही हैं, दिमाग में ये चल रहा है। तो मैं इस ही थोड़ा सा कंपोनेंट पर एक सवाल लेके आ चुका हूं छोटा सा। जो आपने सीखा है वही चीजें मैं बता रहा हूं, कुछ भी नया नहीं बताया। ठीक है, जैसे ही मैं इस सवाल को आगे बढ़ जाऊंगा तो सबसे पहले मैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट बता दूंगा, उसके बाद मैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट बता दूंगा, क्लियर एकदम अच्छे से। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले यहां पर यह बताओ कि मैंने जब एक आपके साथ सवाल दिया, या सवाल आपके यहां सामने को देखने को मिल सकता है, कभी आ गया अचानक, तो मुझे बताओ इसमें से सॉल्यूट कौन सा है और इसमें से सॉल्वेंट कौन सा है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, जो ज्यादा मात्रा में था वो आपके पास क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जो कम मात्रा में था वो आपके पास क्या था? सॉल्यूट था। तो अब जो लोग थोड़े से ज्यादा समझदार है, क्रांतिकारी लोग हैं, मतलब जो खतरनाक दिमाग लगाते हैं, सर 222 ग्राम और 200 ग्राम में ज्यादा मात्रा का मतलब होता है 222। तो सर एथाइलिन ग्लाइकोल मेरे पास क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। एथाइलिन ग्लाइकोल मेरे पास क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि सर जल, जल मतलब बोले तो पानी, पानी बोले तो वाटर, वाटर बोले तो नीर, पेयजल, जो भी आप समझते हो वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन जब आप थोड़े समय इसको समझोगे, अच्छा जल सॉल्यूट है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि हमने इसको देखकर बोल दिया और क्योंकि सर ने हमें ये पढ़ाया तो ये देखकर बोल दिया। एक्चुअली दिक्कत यहीं से आती है, आप लोगों की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है क्योंकि आप साइंस वाले लोग हो, आप वैज्ञानिक नहीं हो, विज्ञानिक हो। विज्ञानिक, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना। आप वैज्ञानिक नहीं विज्ञानिक लोग हो, आपको थोड़ा समझाया जाता है, आपको ज्यादा समझ में आता है। सर आपने ये बोला कि यहां पर आपके पास सॉल्वेंट मतलब ज्यादा मात्रा है, यहां पर सॉल्यूट मतलब कम मात्रा है, लेकिन आपने क्या दिमाग लगाया थोड़ा सा, मात्रा किस चीज पे डिफाइन की गई है, वो अमाउंट किस चीज को लेकर डिफाइन किया गया है? अरे सर हम ज्यादा समझदार हैं, द्रव्यमान मास को लेकर ही डिफाइन किया गया होगा। मैंने तो बोला नहीं। क्या मैंने आपको ये बोला कि सॉल्वेंट मतलब ज्यादा मास वाला, सॉल्यूट मतलब कम मास वाला? ये आपने खुद अपने दिमाग में बैठा लिया और दिक्कत आपकी भी नहीं है, क्योंकि जब आपने पढ़ा भी होगा तो 99.999% आपको देखने को हमेशा ऐसा ही लगता है कि जो ज्यादा द्रव्यमान जिसका होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम द्रव्यमान जिसका होता है, मास होता है, मतलब वो सॉल्यूट होता है। बोलो समझ में आया क्या? तो इसलिए सर हमने ऐसा कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। अरे आपने बचपन में पढ़ा होगा, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो कहने का मतलब आंसर ये नहीं है। तो सर आंसर क्या है? आंसर उल्टा कर दो इसको। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है आपके पास? इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है आपके पास?
इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है आपके पास, अरे सॉल्वेंट क्या है, जल, सॉल्वेंट क्या है, जल। अब आप बोलोगे सर समझाओ तो, आपने चलो बोल दिया, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलने से थोड़ा आएगा, समझाओ तो कि सर जो आपने ये बोला है इसको हम इसके साथ कैसे मैच करें। तो अब आज के बाद अपने दिमाग में एक बात बैठा लो एकदम अच्छे से कि जब भी आपके पास मात्रा की बात की जाए तो मात्रा बोले तो आपको हमेशा दिमाग में चलाना है मोल, हमेशा आपको दिमाग में चलाना है मोल। एक्चुअली जो मैं मात्रा की यहां पर बात कर रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहां पर मोलों की संख्या ज्यादा होगी और यहां पर मोलों की संख्या कम होगी, तो उसको मास हटाकर मोल लेके आ जाओ, क्योंकि अब आप निकालोगे तो यहां पर जब आप निकालोगे तो यहां पर 222 बटे जब इसका मॉलिक्यूलर मास करोगे 62 तब आपके पास जो मोल की संख्या आएगी, और यहां पर 200 बटे 18 जब करोगे जो यहां पर मोल की संख्या आएगी, तो इस वाले केस में मोल की संख्या ज्यादा आएगी और इस वाले केस में मोल की संख्या कम आएगी। इसीलिए जिसके ज्यादा मोल की संख्या होती है वो सॉल्वेंट होता है और जिसके कम मोल की संख्या होती है वो सॉल्यूट होती है। तो अब आपको एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, अच्छा सर जी इसका मतलब जहां पर ज्यादा मोल की संख्या होगी वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा? नहीं सर, सॉल्वेंट होगा। और जहां पर कम मोल की संख्या होगी वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। अब क्लियर है? मात्रा बोले तो मोल, तो हमेशा आप जो आधार मानोगे उस मात्रा का वो कभी मास नहीं मानना, हमेशा मोल मानना, क्योंकि मास मानोगे तो 99% आप सही होगे लेकिन 1% आपसे गलतियां होने की चांसेस होगी, क्योंकि अगर ऐसा ही सवाल आप एनसीईआरटी में देख लोगे, जब तक आपको यही नहीं पता कि सॉल्यूट कौन सा है सॉल्वेंट कौन सा है तो निकालोगे किसका क्या मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ चुकी है बात? चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन जब आप चीजों को हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा सीखने को मिलती हैं, और आगे अपन सीखने ही पर ध्यान देंगे, एग्जाम तो अपने आप निकलेंगे, है ना? बात समझ में आ गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पक्का? ठीक है, अगर ये बात सबको समझ में आ चुकी है तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने घटक सीख लिया, मतलब कंपोनेंट सीख लिया, मतलब सारी बातें सीख ली। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। बोलो यार, अगर मजा आ रहा हो ना तो सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों में, कमेंट कर दो बढ़िया से प्यारे से, ताकि अपन भी मोटिवेट हो जाएं और फिर आपको इसी तरीके से बहुत ही जबरदस्त एक सीरीज इसी एग्जाम के रिगार्डिंग मिल जाए। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और ये हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। तो देखो, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट बात करता हूं तो सीधी सी बात है भाई, जब डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था या तो 2 कंपोनेंट होंगे या 2 से ज्यादा। तो या तो आपके पास 2 हो सकते हैं कंपोनेंट, या तो आपके पास 3 हो सकते हैं कंपोनेंट, या तो आपके पास 4 हो सकते हैं, इस तरीके से सो ऑन। यदि आपके पास 2 कंपोनेंट हैं तो ध्यान से समझना यहां पर अच्छे से, एकदम अच्छे से, इसमें एक तो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और एक क्या होगा आपके पास, सॉल्वेंट होगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो जो आपके पास पानी में नमक डाला था वो एग्जाम्पल है बाइनरी सॉल्यूशन का, द्विअंगी विलयन का, ठीक है। वहीं पर अगर मेरे पास 3 कंपोनेंट हैं तो पक्की बात है यहां पर 2 तो क्या होंगे, सॉल्यूट। इस बात को ध्यान से समझना कि किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा एक ही सॉल्वेंट होता है, बाकी हमेशा क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत गहरी गहरी बातें अपने आप में। बाइनरी के बाद ये आ जाएगा टर्नरी, क्योंकि 3 कंपोनेंट हैं तो ये हो जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। क्लियर एकदम अच्छे से? और वहीं पर यदि आपके पास 4 कंपोनेंट हैं तो हम कह सकते हैं सर जी यहां पर 3 तो आपके पास सॉल्यूट हो जाएंगे और एक आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। बोलो समझ में आया? और इसको हम कह देंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो अब आपका सवाल होगा कि सर जी ये बताओ कि हमने आज तक बाइनरी सॉल्यूशन तो सुने हैं, ज्यादातर हमने पिया भी है नमक का पानी या फिर चीनी का पानी, इस तरीके से घोल बोल सकते हो उसको। जब आप बीमार हो जाते हो तो जनरली ना क्या उसको बोलते हैं, गरारा करते हो, है ना? तो जब गला खराब हो जाता है जनरली, मेरे साथ तो ऐसा होता है तो इसलिए मुझे पता है, आपके साथ भी अगर होता हो तो पता होगा। तो
अब अगर मैं सही से आपको बताऊं तो हमारे कोर्स में भी यही है, हमारे कोर्स में भी यही है। इसी के बारे में हमें सारी राम कहानी पढ़नी है, सारी बातें बहुत अच्छे से सीखनी है। तो सर इनका क्या करेंगे? अरे इनका कुछ नहीं करेंगे। यदि आप बाइनरी के बारे में सारी बातें सीख चुके हो तो उसके बाद तो फिर सारी चीजें वही हैं। एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। क्योंकि जब आप कभी, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो भी स्टडीज की जाती है वो बाइनरी सॉल्यूशन की ही की जाती है, क्योंकि उसको स्टडी करना बहुत आसान होता है। बाकी बात वही रूल, वही प्रिंसिपल, वही लॉस उन टर्नरी, उन क्वार्टनरी और उन तरीके से सॉल्यूशंस पे लगाए जाते हैं जो कि फिट बैठ जाया करते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो ये आपका सबसे पहला टाइप था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जो आगे डील करेंगे उसमें जनरली आपको बाइनरी सॉल्यूशन ही देखने को मिलने वाला है। मतलब सर दो कंपोनेंट होंगे जिसमें से एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। बोलिए, यहां तक आपको सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे सेकंड टाइप की बात करता हूं, अब इसके बाद अगर मैं आपसे सेकंड टाइप की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। अब यहां पर एग्जाम्पल वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी वगैरह खोलना, डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल दिख जाएंगे। यहां पर मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो, सबसे पहले आप यहां पर लिख लो सॉल्यूट, यहां पर लिख लो आप सॉल्वेंट, और यहां पर आप लिख लो सॉल्यूशन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब देखना मेरे पास किस किस तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सजा देता हूं। सबसे पहले मेरे पास क्या है? सॉल्यूट है। उसके बाद मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट है। उसके बाद मेरे पास क्या है? सॉल्यूशन है। बोलो, समझ में आ रहा है? अब अगर मैं सबसे पहले सॉल्यूट की बात करता हूं तो यहां पर सॉल्यूट मेरे पास सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट मेरे पास लिक्विड हो सकता है, और सॉल्यूट मेरे पास गैस हो सकता है। मानते हो? और यहां पर सॉल्वेंट जो है वो तीनों ही इस बार क्या हो जाए? सॉलिड हो जाए। सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। ठीक है, तो यहां पर तीन आपके पास सॉल्यूशन तो यहां से आ जाएंगे, तीन सॉल्यूशन। तो यहां पर जो रिजल्टिंग होगा वो हमेशा डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर। तो आपके पास ये सभी क्या कहलाएंगे? सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएंगे। एग्जांपल कृपया करके रेफर टू एनसीईआरटी, डायरेक्ट पेज पर लिखा हुआ है यार। थोड़ी मेहनत तो अपने आप से भी करनी होती है, क्या सारी मेहनत मुझसे ही कर पाओगे? है ना? अब अगर हाँ एनसीईआरटी से क्या रेफर करना ये भी बता दूं भाई, आप लोग भूले भटके लोगों को पता नहीं एनसीईआरटी के पेजेस खोल के कब कहां पर चले जाओ, आ जाओ। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूं तो फिर से वही बात, देखो यहां पे सॉलिड है, फिर से यहां पर लिक्विड है, और फिर से यहां पर गैस है। यहां पर भी रिजल्टिंग तीन सॉल्यूशन होंगे, लेकिन इस बार जो आपके पास सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा? लिक्विड। तो यहां पर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। जबरदस्त सर जी। और लास्ट में फाइनली अगर मैं बात करता हूं फिर से सॉलिड, फिर से लिक्विड और फिर से गैस, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? गैस। तो ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? गैसियस सॉल्यूशन होगा। क्लियर एकदम अच्छे से। और अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे इस सॉल्यूशन चैप्टर में ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है यही हमारे कोर्स में है, यही हमारे कोर्स में है। तो यहां से टाइप्स से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार किस तरीके के सॉल्यूशन के बारे में हमें यहां पर डील करना है। हमें यहां पर बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डील करना है, और एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन है जहां पर जो सॉल्वेंट है वो हमेशा लिक्विड होता है और वह लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, द्रव्य विलयन ही होते हैं। समझ में आ चुका है? यहां तक तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, सारी बात समझ में आ चुकी है। तो वही चीजें मैं यहां पर समझाने की कोशिश आप सभी को कर रहा हूं, वही सारी चीजें मैं आप सभी को यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो हमने अभी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, परिभाषा सॉल्यूशन की, उसके बाद हमने कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी ली, उसके बाद हमने यहाँ पर कंपोनेंट्स के बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की, दो तरीके के टाइप सीख लिए। अब लास्ट में इस लेक्चर में जो एक बात और बताना चाहता हूं वो है साइन का कॉन्सेप्ट, कि आखिरकार किस तरीके से जो साइन है
वो आपके पास यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। तो मैं कुछ यहाँ पर आपके सामने सिंबल लिखूंगा। चिन्ह मतलब साइन बोले तो चिन्ह सिंबल है ना, साइन की जगह अगर आप सिंबल भी लिख लोगे तो सिंबल का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। नाम से ज्यादा आप ध्यान दो कि काम में क्या रखा है। तो देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ए ले लिया, फिर मैंने यहां पर बी ले लिया। अगर आपसे मैं ए की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित होगा, ये सॉल्वेंट से संबंधित होगा। और ये जो बी होगा ये किससे संबंधित होगा, ये सॉल्यूट से संबंधित होगा। ठीक है, अगर मैं कहीं पर ए लेके आ रहा हूं तो कहीं ना कहीं समझ जाना वो सॉल्वेंट से संबंधित होगा, और कहीं ना कहीं अगर मैं वी लेके आ रहा हूं तो वो सॉल्यूट से संबंधित होगा, बताना जरूरी है। वहीं पर अगर मैं कुछ और चिन्ह की बात करता हूं, जैसे डब्लू है, तो डब्लू का मतलब आपको पता है यहां पर क्या होता है, वेट होता है। अरे वेट बोले तो मास, ये फिजिक्स थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री चल रही है। उसके बाद कैपिटल एम बोले तो यहां पर होता है मोलर मास, या फिर जिसको आप कहते हो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर मैं बोलूं कैपिटल वी इस तरीके से तो ये होता है आपके पास वॉल्यूम। अगर मैं बोलूं स्मॉल डी तो यहां पर मैं इसको डेंसिटी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसको मैं रो से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां से डेंसिटी रिप्रेजेंट करना चाहता हूं स्मॉल डी से, सिंपल सी बात है और कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये कुछ और रिप्रेजेंटेशंस हैं। वहीं पर अगर मान लो मैं स्मॉल एन लिख रहा हूं तो स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है, यहां पर एकदम सब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मान लो मैं आपके सामने लेके आऊं यहां पर WA, तो मुझे बताइएगा WA से आप मतलब क्या समझोगे, ऐसे ही जस्ट फॉर जानकारी, आप लोगों की जानकारी के लिए। WA से सर हम मतलब ये समझेंगे, W का मतलब तो होता है वेट या फिर मास, और A का मतलब है सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब मान लो अब मैं यहां पर लिख देता हूं NB, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपका एक टेस्ट ले रहा हूं, तो NB का मतलब क्या हो जाएगा सर, N का मतलब तो है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल, और B है तो किसके लिए है, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बस यही है। मतलब मान लो मैं यहां पर लिख लेता हूं VB, तो VV है भाई, है ना। तो मुझे बताना इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। बोलो इतनी बातें आप सभी को समझ में आ चुकी हैं क्या। तो ये कुछ खास बातें थी जो मुझे आपको समझानी थी। अब यहीं पर थोड़े से मैं आपको चलते चलते आपके पाप जो है थोड़े बहुत वो भी धुल देता हूं। कैसे पाप, देखो सबसे पहला पाप तो ये है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल, W स्टैंड फॉर गिवन मास अपॉन मोलर मास, और डेंसिटी स्टैंड्स फॉर गिवन मास नहीं है, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम ले सकते हो। वहीं पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमेशा सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन बराबर होता है, अरे सर कैसी बातें बता रहे हो, क्या हमें इतना भी नहीं आता, हाँ जी नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है बताने का, तो बताने तो ना, क्या दिक्कत है। इतना बेसिक से जाएंगे तो और अच्छा मजा आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो मतलब मान लो मुझे यहां पर सॉल्यूशन का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो मैं इसका मास कैसे निकालूंगा, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होगी। ये सब इस तरीके से इन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का खेल होगा और कुछ नहीं है। ये सारी जितनी भी मुझे आपका एक रूपरेखा बनाना था इस चैप्टर का, वो मैंने बना के तैयार कर दिया है। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर के लिए। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो क्या है हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप हर एक चैप्टर को यहां पर अपने आप में इंपॉर्टेंट वेटेज दो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, टोटल चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, उसके बाद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट में वांट ऑफ फैक्टर। जनरल इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर हमने कंपोनेंट के बारे में जाना, फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जाना, जिसको 2 टाइप्स पे हमने डिवाइड किया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, और एक स्टेट्स पे जहां पर सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। हमारे कोर्स में सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, गैसेस सॉल्यूशन नहीं है, लिक्विड सॉल्यूशन ही है। यहां पर सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही होता है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़कर हमने कुछ यहां पर सिंबल का खेल समझा कि आखिरकार कौन कौन से सिंबल मैं इस चैप्टर में आगे यूज करने वाला हूं। थोड़े बहुत हम वेरिएबल कर देंगे, कुछ इसकी जगह कुछ और भी सिंबल यूज कर सकते हैं, वो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है।
तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।